वालेकुम व्यूअर्स, मैं फतुमर हमेशा डॉक्टर सामिया राजी आज फिर से गुड लाइफ शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने सोचा है कि आपने हमारे जितने भी एपिसोड्स देखे हैं और हमसे जो क्वेरीज किए हैं, सवालात पूछे, आज डॉक्टर सामिया से उनके जवाब लेते हैं। हाय डॉक, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? वेरी वेल डॉक, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इतनी खवातीन कनेक्ट कर रही हैं, इतनी मुझे ईमेल्स आ रही हैं और आपको भी आ रही हैं और इतने सवालात, तो मैंने सोचा कि आज हम कुछ स्पेसिफिक इशू के बजाय ना उन सवालात का डिटेल में जवाब देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारा जो मेनोपॉज वाला शो था उसकी बहुत ज्यादा रिस्पांस आया। आई नो। एंड अगेन मैं यही कहूंगी कि पूरी दुनिया में मेनोपॉज क्लिनिक्स होते हैं, ये इतने मसाइल औरतों को इस फेज में फेस करने होते हैं जिनका वहाँ जाके वो आराम से डिस्कस करके इलाज और सोल्यूशन देती है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इसके बारे में बात भी नहीं। अच्छा, एक खातून ने बड़ा पर्टिकुलर सवाल पूछा है कि HRT जो हमने कहा था, जो कि बायो आइडेंटिकल पाकिस्तान में अव्वल तो मिल ही नहीं रही। हाँ, उन्होंने ये पूछा था क्या शी इज अ स्मोकर, ठीक है, तो क्या उनके लिए HRT सूटेबल है? आई डोंट नो वो कहाँ से हासिल करेंगी, ठीक है, लेकिन अगर करना चाहे। ठीक है। अच्छा, अब इफ यू रिमेम्बर मैंने कहा था कि ये जो HRT इनिशियली प्रिस्क्राइब करनी शुरू की थी, दैट्स बिकॉज मेनोपॉज के बाद खवातीन में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इन अ वे HRT फॉर दोज लेडीज हु स्मोक, उनके लिए वो बेहतर है HRT, बिकॉज एस्ट्रोजन जो है वो आपके लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतर करेगी और वो आपके एंडोथेलियल फंक्शन को, जो हमारी आर्टीरियल म्यूकोजल लेवल पे जो जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज मोस्टली, उनकी जो सेल्स हैं, जो उनकी लाइनिंग के सेल्स हैं, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करती है, फ्लो को उनके फंक्शन को इम्प्रूव करेगी। तो एस्ट्रोजन जो है वो जो स्मोकिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको काउंटर करेगी। तो एक हिसाब से तो उनको फायदा है उससे ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्मोकिंग तो जनरली कहते हैं ना, इट्स नॉट गुड फॉर यू, I have heard कि it's a killer for estrogen. इट इज। So this is the weird thing. So generally we encourage people who want to go on HRT that आप उसमें अपनी स्मोकिंग को पहले से कंट्रोल करें, which is the hardest thing for anybody to do. So you know, I generally don't even want to go with that approach. So the सवाल जो था वो बड़ा सिंपल सा था कि स्मोकर्स के लिए ये अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, आपको फायदा भी होगा इससे। So if you're a smoker, that shouldn't be a deterrent कि आपने HRT नहीं ली। अच्छा, मुझे बताएं कि ये ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आप अपने डर्मली यानी स्किन पे लगा के आप अब्जॉर्ब करें कि आप पिल भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं? अब ये जो पिल है ना, ये ज्यादातर वो एलोपैथिक जो टिपिकल फार्मास्यूटिकल तरीके, सिंथेटिक पिल, उसी में ज्यादा आ रही है, वरना जो दूसरी है फॉर्म्स वो पैचेस हैं और फिर पंप के थ्रू भी दी जाती हैं, ट्रांसडर्मल, जिसको स्किन के थ्रू, ट्रांसडर्मली मींस गोइंग थ्रू द स्किन। तो उससे ये होता है कि आपके ये जो लिवर का जो है ना रास्ता, वो बाईपास हो जाता है। और स्मोकर्स में व्हाट इज थॉट इज कि वो एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को, जो लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो आप सिंथेटिक ले रहे हो, वो ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। तो आपको उसकी डोज बहुत बढ़ानी पड़ती है। तो फॉर एस्ट्रोजन ओरली टू बी इफेक्टिव, एक पर्सन में जो स्मोक करता है उसकी आपको डोज बहुत बढ़ानी पड़ेगी, which could be harmful. को जब लिवर उसको एस्ट्रोजन को तोड़ेगा इनटू इट्स बाय प्रोडक्ट्स, तो वो बाय प्रोडक्ट्स आपके लिए नुकसानदेह होंगे। तो ट्रांसडर्मल जो है, इवन विद वुमेन हु डोंट स्मोक, ये जो ट्रांसडर्मल रूट्स हैं स्किन के थ्रू, उनको प्रेफर किया जाता है। ये इतना मुश्किल एक थिंग है टू गो टू द अप्रोप्रिएट, जिसे कहते हैं ना कि अमाउंट, मिलीग्राम्स कितने लेने हैं, और इट्स अ कांस्टेंट टेस्टिंग एंड सुपरविजन। एंड आई रियली होप कि औरतों की ये जो जिंदगी का फेज है, जिसमें तकरीबन आपके 20-25 साल गुजरते हैं, इसके लिए पाकिस्तान में कोई दिल लगाकर काम करे और कोई मेनोपॉज क्लिनिक्स खुले और औरतों का ये फेज आसान हो सके। सेकेंड प्रॉब्लम जिसका लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा पूछा, वो यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ। हाँ, इफ़त आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स और एक दूसरा सवाल भी पूछा गया, वैजिनल ड्राइनेस। एग्जैक्टली, ये दोनों मैं लिंक करके इनका जवाब दे देती हूँ। इनका ताल्लुक डायरेक्टली अगेन एस्ट्रोजन से है।
सो जब बॉडी में एस्ट्रोजन कम होनी शुरू हो जाती है तो आपका जो म्यूकोजा है विच इज़ लाइक यू नो द कवरिंग ऑफ द इनर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, बी इट द माउथ, योर आई, योर वैजिनल एरिया, योर यूरेथ्रा, योर ब्लैडर, ये सब जो है इसकी ड्राइनेस और थिनिंग शुरू हो जाती है। प्लस आपके जो मसल्स हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो उसमें आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो जब एस्ट्रोजन बॉडी में ख़त्म हो गई तो जो पेल्विस के मसल्स हैं वो अब कमज़ोर हो गए, तो वो आपकी जो ब्लैडर की जो अर्ज है उसको वो रोक नहीं पाते। सो इसका एक टेस्ट है कॉफ टेस्ट जिसे कहते हैं कि आप खांसी के वक्त देखो किसी को खांसी को इंड्यूस करो एंड देन यू सी वेदर दे लीक यूरिन ऑन अ फुल ब्लैडर। और सामने ये तो अक्सर खवातीन प्रॉब्लम है जिसको वो एड्रेस ही नहीं करती, बताता ही कोई नहीं, हंस के आए तुझे पता मैं खंग नहीं आते आया हो जाता है और हंस के इस बात को डाल देते हैं, बल्कि this has become such an embarrassment. Ladies are using panty liners और वो तरीके अपने खुद ही बेचारी सोचती रहती हैं, याद करती रहती हैं। कुछ तो थोड़ी बहुत ज्यादा बहादुर हैं, वो अपनी दोस्तों से ही बात कर लेंगी, बट दोस्तों से भी बात करते हुए आपको I face this problem in majorly जब after giving birth नूरों के बाद मेरा pelvic floor बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खत्म ही हो गया था। तो उसके लिए कीगल एक्सरसाइज है या आई कीप डूइंग दैट, लेकिन वो भी कोई आसान नहीं वो आसान सो अनोइंग और उससे तरीका भी नहीं हमें समझ जाता। उसको आइसोलेट करना उस इतने से मसल को जिसने इतना कुछ संभाला हुआ है वो इतना मुश्किल है कि उसको कैसे आइसोलेट करके उसकी कंट्रैक्शन करो कि वो मजबूत रहे। और फिर जब उसमें से उसकी टोन ही खत्म हो रही है, जब एस्ट्रोजन भी विथड्रॉ हो गई, तो पेल्विक फ्लोर जिन्होंने वैजिनल बर्थ की हुई है, इवन जिनके सिजेरियंस भी है ना, वैजिनल बर्थ नहीं भी हुई, तो वो कांस्टेंट प्रेशर तो ऊपर पड़ता रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और मतलब अगेन इसका आम लफ्जों में ये कि आपके ऑर्गन ढीले हो गए। वो यूं करके एक स्लिंग बनी हुई है ना, उस स्लिंग ने आपके ब्लैडर और इस सब को संभाला है। और बहुत सारी खबर, सॉरी आई एम कटिंग यू इन, बहुत सारी खवातीन का ना ब्लैडर नीचे भी आ जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है व्हाइल हैविंग, जिसे कहते हैं ना आपका जो इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं, तो उनको तब भी तकलीफ होती है। तो समय इसका क्या इलाज? इसका इलाज सैडली इज सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन। ना बोलो। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। और ये तो वो वाली चीजें हैं ना जो अभी बिल्कुल बेसिक है। आगे जाके जो जितनी खवातीन में फ्रैक्चर्स के इंसिडेंट्स शुरू हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, हिप रिप्लेसमेंट का इतना ज़्यादा डेंजर हो जाता है, बिकॉज आपकी हड्डियां लिटरली बुरना शुरू हो जाती हैं। अब इनका कोई और इलाज नहीं है। वी डेस्परेटली नीड HRT इन पाकिस्तान, लाइक डेस्परेटली नीडेड। ड्राइनेस, जो वेजाइनल ड्राइनेस है, इससे खवातीन एक तो बहुत तकलीफ से गुजरती हैं, उसके बाद वो घबराती हैं इंटीमेसी से। उससे होता है कि उनके मियाँ उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, दे फील रिजेक्टेड, एंड देन उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। और उसके बाद फिर मियाँ ऑब्वियसली उस एज में वैसे आपको वो मिड लाइन क्राइसिस और वो आदमी होता है वो इधर उधर फिर की आँख जाती है। बहुत सारी खवातीन स्पेशली टचिंग आफ्टर 60 दे फेस दिस प्रॉब्लम कि अब हम इंटीमेट ताल्लुकात हमसे नहीं होते हैं हमें। तो समय कोई तो होगा ना और भी तरीका इसको, मतलब एक तो लुब्रिकेंट्स लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, नेचुरल ऑयल्स भी कुछ लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स यूज करते हैं। बट जब आपका वो जो लेयर है वो थिन होके बुरता ही जा रहा है, तो उस there's nothing really that can be done except estrogen. And what about progesterone? Progesterone आपकी दूसरी चीज के लिए ज्यादा जरूरी है, which is your ability to sleep. उसको वो आपकी जो नींद कम होती जाती है एज के साथ, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स है दैट इज एस्ट्रोजन एंड दैट इज अ मस्ट फॉर योर इंटीमेसी एज वेल। यस, बिकॉज़ एस्ट्रोजन रिसेप्टर सिर्फ आपके देखो ना म्यूकोजा सिर्फ वैजिनल एरिया में तो नहीं है, आपका माउथ भी ड्राई शुरू हो जाता है, आईज जो है वो रड़कती नहीं है। अक्सर खवातीन कंप्लेन करती हैं कि ड्राइनेस ऑफ आईज होती है। ये उसके लिए आप ओमेगा 3s ले सकते हो। ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम बात कर सकते हैं which can make the journey easier. अच्छा सामने अब्रॉड देयर सम लेजर ट्रीटमेंट्स एज वेल, जैसे एक का नाम है आई गेस मोनालिसा, और इस तरह की बहुत सारी है जो आपके वजाइनल ट्रैक को दोबारा से रिजुविनेट करते हैं।
अगेन जिनको ये प्रॉब्लम है, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट जिनके पास भी आप जाते हैं, उन्हें प्रेशराइज करें कि इस प्रॉब्लम का हल भी पाकिस्तान में लेके आए, इस पे रिसर्च करें। अगर आपका बाहर चक्कर लगता है, गो सी डॉक्टर्स देयर, गेट योर जिससे कहते हैं एस्ट्रोजन के सप्लीमेंट्स लें, या जो भी आपको क्रीम्स मिलती है, जितनी कोशिश हो सकती है करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और जैसे सामिया ने कहा कि यू कैन यूज़ लुब्रिकेंट्स, या यू कैन यूज़ योर ये जो नेचुरल ऑयल्स है, इसमें कोकोनट ऑयल। एंड अगेन एक और चीज़ जो है कि जैसे हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, अपने इंटीमेट पार्ट्स को भी आप उसी तरह ट्रीट करें, लेकिन जितनी हद तक जिसमें इंग्रेडिएंट्स कम हो, जितनी नेचुरल मॉइस्चराइजर हो, यू शुड यूज़ ऑन योर इंटीमेट पार्ट्स एज वेल रेगुलरली। एंड जो ये douches और ये vaginal washes है, don't use them। तो आपका जो असल अच्छा बैक्टीरिया है, फंगल जो आपका अच्छा वाला जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है, वो ख़त्म कर देता है। ट्रस्ट इन वाटर, और ये एरिया अपने आप को खुद ब खुद क्लीन कर। अच्छा सामिया, वो जो हम मेनोपॉज वाला हमने शो किया, तो उसमें आप सप्लीमेंट्स बता ही रही थी, तो बात इधर से उधर निकल गई। उस वक्त सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या सप्लीमेंट्स हम ऐसी इस एज में लें जिससे हमारे हार्मोन्स कुछ तो बेहतर हम उन्हें कंट्रोल करें। जो आपने लास्ट टाइम विटामिन ई बताया था, एंड देन यू टोल्ड अस अबाउट इट। हाँ, अब जरा डिटेल में बताएं कि पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल वुमेन अपना क्या खाएं और क्या सप्लीमेंट्स लें जिससे आपकी तरह मेरी तरह जरा बेहतर जिंदगी कंट्रोल हो जाए। अच्छा, मैं लास्ट टाइम शो में बता भी रही थी कि आपका जो बैकअप मैकेनिज्म है, दैट्स द एड्रीनल ग्लैंड्स। सो अगर आप एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं उनके ऊपर काम थ्रू आउट करते रहो पेरीमेनोपॉज में, तो आपकी ये जर्नी थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वो एक बैकअप प्रोडक्शन देते हैं ऑफ द सेम हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, जो गोनाड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम सिम्टम वाइज मैं आपको बहुत सारे एसेंशियल सप्लीमेंट्स बताती हूँ जो अगर ख़वातीन लेती रहें, तो ये जो सारे हमने अभी कुछ और सवालात भी लोगों के एड्रेस किए हैं, वो उन एरियाज़ को भी किसी हद तक कवर कर लें। ओके, तो एक आपको लेने चाहिए ओमेगा 3s, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्मोकर। मी यस, क्योंकि जैसे तुम्हारा भी इफ़त बैड जो है कोलेस्ट्रॉल वो बहुत हाई है। It's amazing. ये smokers because I am like I have controlled my weight, my fats not like happy, but I'm a smoker. So तुम्हें ओमेगा 3 ज़्यादा लोगी तो वो ओमेगा 6s को भी बैलेंस करना शुरू कर देगा, 6s और 9s को। दूसरा जो 6s और 9s हैं, ये आपको ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड से आते हैं, बेकरी आइटम्स, बर्गर्स, जो हम बाज़ार का गंदा ऑयल लेते हैं, जो घरों में भी गंदा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीड ऑयल्स हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस्ड वाला, वो सारा जो है उसको बंद करें जितना भी लिमिट कर सकते हैं, और ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन करें। उसके अलावा चूँकि हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे थे, तो लेट्स मेक श्योर कि हमारी जो विटामिन D3 है, जो कि एक्चुअली एक हार्मोन की तरह ही काम करती है बॉडी में, विटामिन D3 के लेवल्स हमारे एडिक्वेट हों, उसके लिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी होता है, बिकॉज दिस इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, और इसलिए टॉक्सिक भी हो सकती है अगर आप खाम खा ले तो उसको आप टेस्ट के साथ और अपने प्रैक्टिशनर से डिस्कस करके ब्लड टेस्ट को मॉनिटर करके वो आपको बताएगा कि आपको एक अभी एग्रेसिव डोज चाहिए, जो कि एक सिंगल पिल के फॉर्म में होती है। 200,000 IUs भी होते हैं, 100,000 IUs भी होते हैं। द प्रैक्टिशनर विल डिटरमिन कि अभी आपको स्टार्ट डोज क्या देनी है। वंस इन अ वीक भी दे सकते हैं, वंस इन 10 days भी दे सकते हैं, और फिर मेंटेनेंस के लिए आपको 1000 IUs पे ला सकते हैं डेली। अच्छा, अब विटामिन D3 के साथ आपको आपने जो मुझे दी है वो आपने डेली वाली भी दी और दूसरी भी दी है। हाँ, मेरा इतना बहुत ठीक है। अच्छा, फिर आपको विटामिन K2 लेनी चाहिए, जो कि अगेन अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है D3 के। अच्छा, यानी कि कुछ विटामिन आप ले लेते हो लेकिन उसका फायदा इसलिए नहीं क्योंकि वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए इतना ज़रूरी है, एक फंक्शनल डॉक्टर इसलिए इतना ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं लेकिन वो काम इसलिए नहीं करती कि उसको काम करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। देखो, एक चीज़ मैं और बताती जाऊँ आप सबको कि फंक्शनल मेडिसिन का मकसद ही यही है कि आप अपने सारे जो सिस्टम्स हैं उनको एक साथ लेके चलें, इंक्लूडिंग योर न्यूट्रिशन एंड योर डाइट। अब हो ये रहा है कि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन सी होती जा रही है।
ये अगर आप मेनोपॉज ले लो या हम PCOS ले लें या गट का इशू ले लें या डायबिटीज़ ले लें, यू आर लर्निंग एज वी गो अलॉन्ग कि मैं हर चीज़ में घूम फिर के कुछ 2-4 बातें हैं वही करूँगी, क्योंकि ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, फिर इनका एक बैलेंस आपस में चल रहा है कि ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये नीचे जा रहा है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को संभाला हुआ है। अब आपको अगर ब्लैडर के समझो इश्यूज हो रहे हैं तो आप सिर्फ यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए, फिर आपको वैजिनल ड्राइनेस का इशू हो रहा है, आप गायनोकोलॉजिस्ट के चले गए। फंक्शनल मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो इन सारे इश्यूज को कोहेसिव करके एक तरह से इकट्ठा करते हैं, उनकी लिंक बनाते हैं, फिर आपके पास्ट के साथ रिलेट करेंगे, आपकी जेनेटिक्स से रिलेट करेंगे, आपकी करंट डाइट से रिलेट करेंगे, आपके सप्लीमेंटेशन उसमें ऐड इन करेंगे, और फिर वो बैलेंस करके यूँ चलते हैं इन कोहेजन विद योर अदर प्रैक्टिशनर्स। तो ये सेपरेट जब आप एक स्पेशलिटी के पास जाओगे तो हार्ट स्पेशलिस्ट सिर्फ हार्ट को एड्रेस कर लेगा, जो गट स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ पेट को एड्रेस करेगा, डायबिटोलॉजिस्ट सिर्फ डायबिटीज को देख लेगा, बट व्हाट अबाउट ऑल द अदर थिंग्स, क्योंकि ये सारा कैस्केड में चल रहा है। सो फंक्शनल डॉक्टर्स मेरे ख्याल से ज्यादा एड्रेस करते हैं कॉज को, और बाकी डॉक्टर्स सिम्टम्स को। दैट्स द डिफरेंस एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि सबसे पहले आप वजह तो आपको पता चले कि वो क्यों रहा है, वजह खत्म करे, वरना सिम्टम तो आप बिठा देते हो और कॉज वही का वही होता है, वही फिर वो किसी और शेप में निकल। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमने D3 को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन K2 के लिए, ठीक। अच्छा, उसके साथ हमें जब हम ये लेते हैं D3 और K2 तो हमें मैग्नीशियम लेनी होती है। अच्छा, मैग्नीशियम के और भी फायदे आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इट हेल्पिंग विटामिन D एब्जॉर्ब। मैग्नीशियम जो है वो खास तौर पे मैग्नीशियम थ्रियोनेट वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और वो जो हमें एक मेंटल फॉग शुरू हो जाती है, एक डिप्रेशन, एंजाइटी, उसको मेनोपॉज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये चीज़ें, उसको मैनेज करने के लिए मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट। जो स्लीप डिसऑर्डर्स मेनोपॉज से रिलेटेड हैं, वो अगर आप रात को मैग्नीशियम लो तो इट विल हेल्प यू स्लीप बेटर। दिन में और रात में दोनों में लो तो आपका दिन भी जो है उसमें जो आपका एक मस्कुलर टेंशन जो है, जो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन से शुरू हो जाती है। आई थिंक वी डू एक सप्लीमेंट का बिल्कुल एक सोलो शो करेंगे कि मैग्नीशियम की कितनी टाइप्स है, साइट्रेट आपने रात को लेनी है और फलानी, ये सारी देखो तो मैं वो बन गई हूँ आपकी कंपाउंडर। इस पे भी हम करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम अगेन इज अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, ठीक है। फिर कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड्स में मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि बाल भी बहुत गिरने शुरू हो जाते हैं, और बाल जो गिरते हैं उसके लिए अमाइनो एसिड्स बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप एक अच्छे अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर ले लो या सेपरेट ले लो तो ग्लाइसिन, एल्थियनिन, आर्जिनिन, ये तो आप कोशिश करो ज़रूर लो। सो अमाइनो एसिड्स हो गए हमारे। तो बायोटिन अमाइनो एसिड ये होता है कि विटामिन बी, because that is also very good for hair, I bet. हाँ, देखो बीज तो हमारे हर फंक्शन के लिए चाहिए, और बी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल जो होती है उससे मुराद है इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है, नहीं वो बॉडी में रहती नहीं, वो एक्सक्रीट आउट। ओके, सो उनकी टॉक्सिसिटी का कोई मसला ही नहीं है। और दूसरा बीज जो है वो हमारे बहुत ज्यादा गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। लाइक बायोटिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द गुड बैक्टीरिया जो आपके गट में रहते हैं। ओके, अब हमने गट बैक्टीरिया तो मार दिए हैं, तो जब गट बैक्टीरिया मर गए हैं तो बेचारी बायोटिन भी नहीं प्रोड्यूस हो रही। ओके, और आपके गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हैं तो आप अच्छी ग़िज़ा ले भी रहे हो तो उसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छी वाली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि उनका वो बाय प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो इसलिए बीज की सप्लीमेंटेशन भी मेनोपॉज में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सो वीव कवर्ड दैट। अच्छा, दूसरा टर्मरिक, हल्दी जो है वो आपके इस काम आएगी कि एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है। दूसरा फिर ये जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक जोड़ों में दर्दें साथ शुरू हो जाती हैं मेनोपॉज में, इट विल बी इफेक्टिव इन दैट ऑल्सो, उसमें मैग्नीशियम भी हेल्प करेगी। सो ये कॉम्बिनेशन आप सारी चीज़ों का बनाएं। इसके अलावा विटामिन ई, क्योंकि आपकी अब स्किन की थिनिंग, ड्राइनेस शुरू हो गई है तो विटामिन ई बहुत ज़रूरी बन जाती है। और DHA एक सप्लीमेंट है विच इज़ अ प्रिकर्सर फॉर अ लॉट ऑफ हार्मोन्स। DHA सप्लीमेंटेशन
ख़ास तौर पे पेरी मेनोपॉज में बहुत यूज़फुल है। और डिम जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से सारा निकाला होता है, which again is very important for the estrogen production in your body and that to the good estrogen। फिर एक सप्लीमेंट है जो कि अगर मिल जाए, NMN resveratrol, आपने मुझे तो दिया। तो ये तो लॉन्जेविटी के लिए नॉट जस्ट मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, बट जनरली फॉर मेन एंड वुमेन, बिकॉज ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल के ऊपर जाके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके सेल का लिवर होता है। जैसे हमारा लिवर सारा काम हमारी बॉडी में करता है, हर चीज़ को अब्जॉर्ब करके मेटाबोलाइज उसका करेगा, वो गंदी चीज़ें भी प्रोड्यूस करता है, अच्छी चीज़ें भी प्रोड्यूस करता है, नुकसानदेह चीज़ें निकालता भी है, प्रोड्यूस भी कर देता है जब हम कुछ बहुत टॉक्सिक चीज़ खा लें। तो ये जो सेल का लिवर है दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया, और एजिंग बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल के ऊपर शुरू होती है। सो इनसे कुछ रिसर्च जो सामने आई है उससे समझ में ये आ रहा है कि इनकी सप्लीमेंटेशन से आपकी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ जो है वो रीजेनरेट होती है, और उससे आपकी लॉन्जेविटी बेहतर होती है, बढ़ती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। अच्छा, आजकल उसका बहुत सुन रहे हैं, बर्बरीन और समथिंग, एक बर्बरीन। हाँ, बर्बरीन आई वांट टू टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। तो हम आर वी डन विद आवर डन कि मेनोपॉज में कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपने लेने, और आप ये भी रिसर्च कर सकते हैं, बल्कि हम आपको बताएंगे जब हम पर्टिकुलर एक एक सप्लीमेंट लेके उस पर बात करेंगे कौन से खानों में पाई जाती, कितनी मिकदार में आपको खाना चाहिए। लेकिन येट अगेन जो हमारे लाइफस्टाइल और हम अपना वेट के लिए इतना कम खाना खाते हैं, और जब मुमकिन नहीं है कि आपको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आप खाने के ज़रिए हासिल कर सकें, जो कि खालिस भी नहीं हमें मिलता, तो ये सप्लीमेंट्स बहुत काम करते हैं। मुझे इनसे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं ये तकरीबन 5 साल से रेगुलरली ये ले रही हूँ, और जैसी हूँ आपके सामने ही हूँ। और एक और जो अब मुझे ये पर्टिकुलर सवाल आया जब मैंने अपना हेयर लॉस जर्नी सबके साथ शेयर किया कि मैं क्या कर रही थी और क्या मुझे कितना फ़ायदा हुआ। एक्सोसोम का मैंने आपको बताया कि मैंने एक दफ़ा लगवाया, मेरे बाल काफ़ी हद तक गिरना बंद हो गए। मैंने दूसरी दफ़ा भी लगवा लिया है, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। रीग्रो नहीं हुए, लेकिन जो गिर रहे थे वो रुक गए। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स इसके लिए लेती हूँ जो मुझे डॉक्टर सामिया ने ही बताए, और उसमें जितने विटामिन सामिया ने बताए, इनके अलावा एक में जिंक बालों के लिए ज़रूर ले रही हूँ, और सेलेनियम, and then biotin regularly. Then I take that Nurofen, which are very expensive, and I don't know कि उससे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा बालों को। लेकिन मैं थोड़े से 1 साल का अपना स्टैश ले आई थी बाहर से, तो I don't know, मैं उसकी गारंटी नहीं देती, लेकिन जिंक, बायोटिन और मैग्नीशियम और यही सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, उससे मेरे बाल जो हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है। और अब एक और चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, विच मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर भी सकती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, दैट इज मिनॉक्सिडिल। तो अब उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि वो आपको अगर शुरू आपने कर दिया तो सारी ज़िंदगी लगाना है। तो मैं इससे घबरा रही हूँ सामिया, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? अभी आपको तो कोई इसकी जरूरत भी नहीं है, हमारी तो कोई मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो भी नहीं रही है। समझ यू नो, हमारी बॉल्डनेस यहाँ शुरू होती है, दैट्स नॉट कॉल्ड मेल, और आपकी वो नजर आना शुरू हो जाती है ना। इसका जो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो हमारी मांग बढ़नी शुरू, मांग आपका ये गैप बढ़ जाए और यहाँ तालु से कम हो जाता है। हाँ, ये फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है। अब उसके लिए वही बात है कि HRT इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा यही सारे जो सप्लीमेंट्स दिए हैं, उनके अलावा आप जिंक, सेलेनियम जैसे कह रहे हो वो ऐड करो, और अमाइनो एसिड जरूर ऐड करो। और अमाइनो एसिड जो हैं वो अपने मील के मिडिल में लेना। ओके, सो अमाइनो एसिड से बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए, बिकॉज जो हेयर हमारे ब्रिटल से भी हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं, स्पेशली मेनोपॉज के आपके वो क्वालिटी ऑफ हेयर पतला हो जाता है, लस्ट्रस भारी बाल नहीं निकलते अब ना, अब हल्का एक पतले पतले। तो you'll be surprised like कितने लोग जो हैं वो बाकी इश्यूज को इग्नोर करके बालों के लिए मेरे पास आते हैं। वैसे मैं आपको पता है जितना इमोशनली आपको अपसेट
लूजिंग हेयर करता है एक औरत, तो आपके मुंह पे लाइनें पड़ रही हैं, आप काले पीले मोटे जैसे भी हो रहे हैं, नथिंग मैटर्स कंपेयर टू लूजिंग हेयर। और आप ये देख लो ना कि आदमी गंजे होते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। मेरा मियाँ गंजा है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मुझे तो इतना ही प्यारा है, से पूछो कि उन्हें कितना पता होगा, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन अगर हम गंजे हो जाए तो हमें तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, हाँ इन्नू क्यों है। सो ये इमोशनली औरत को बहुत डिस्टर्ब करता है। इस पे और भी बात हम करेंगे आज, हो सकता है हम कुछ सवाल भूल भी गए हो। आप इसी तरह हमसे सवालात पूछते रहे, हम इसी तरह आपको जवाबात देंगे। और अगले कुछ जो शोज हम कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम PCOS पे कर रहे हैं, गट हेल्थ पे कर रहे हैं, एंड देन वी आर डूइंग ये जो नींद की लोगों को प्रॉब्लम होती है और ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके मुतालिक भी जो भी आपके सवालात हैं वो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपके पास कोई अपने सॉल्यूशंस है जो आपने ट्राई किए, हमें अपने नाम के साथ भेजें, हम अपने प्रोग्राम में उसको ज़रूर शामिल करेंगे और इसी तरह हमें गाइड करते रहें। लेकिन प्लीज़ जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।